क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया गया है कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच आखिर क्या चलता है? हम डेली लाइफ में गिनती करते हैं, राइट? 1 2 3 4, और ये नंबर्स हमें बहुत सॉलिड, फिक्स्ड और बहुत सिंपल लगते हैं। सही बात है, बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह लगते हैं हमें। एग्जैक्टली जैसे किसी मैसिव स्काईस्क्रेपर को बाहर से देखना, ग्लास और स्टील का स्ट्रक्चर कितना क्लीन और परफेक्ट लगता है ना, पर उस परफेक्शन के पीछे डीप डाउन उसकी फाउंडेशन में एक कॉम्प्लेक्स ग्रिड होती है, कुछ हिडन बीम्स होते हैं जो उस पूरी बिल्डिंग को एक्चुअली होल्ड करते हैं। हाँ, और हम उन बीम्स को कभी नोटिस नहीं करते। वही तो, हम नंबर्स का इस्तेमाल बिल्स पे करने में या टाइम चेक करने में करते हैं, पर उन नंबर्स के सॉलिड एग्जिस्टेंस के बीच जो एक अनंत एक हिडन आर्किटेक्चर है, उस पर शायद ही कभी ध्यान जाता है। आज हम इस डीप डाइव में इसी अनसीन फाउंडेशन में उतरने वाले हैं। ये बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है ना? तो हमारा मिशन है ये डिकोड करना कि बेसिक काउंटिंग से शुरू होकर रियल नंबर्स की एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स और इन्फिनिट दुनिया के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। और इसी अनसीन फाउंडेशन को अगर हम मैथमेटिक्स के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ बेसिक अरिथमेटिक या गुणा भाग का मैटर नहीं है। राइट। जब हम नंबर्स को उनके डेसिमल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं तो हम काउंट करने के डिस्क्रीट लॉजिक से आगे बढ़ते हैं। हम एक फ्लूइड कंटिन्यूअस सिस्टम में एंटर करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन को समझना एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करता है। डायग्नोस्टिक टूल? वो कैसे? बेसिकली ये हमें नंबर्स की असली आइडेंटिटी पहचानने और उनके इन्फिनिट एक्सपेंशंस यानी उनके अनंत विस्तार की प्योर कॉन्फिडेंस के साथ भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन करने की शक्ति देता है। डायग्नोस करना, राइट। तो इस आर्किटेक्चर को समझने की जो सबसे बेसिक सीढ़ी है, जहां से हमें नंबर्स की असलियत दिखना शुरू होती है, वो है डिवीजन यानी भाग देना। हाँ, डिवीजन सबसे फंडामेंटल स्टेप है। और ये डिवीजन का प्रोसेस एक्चुअली एक बड़ा क्लियर पैटर्न क्रिएट करता है। अगर हम बेसिक रैशनल नंबर्स की बात करें, यानी वो नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं एक सिंपल फ्रैक्शन की तरह, तो उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करते वक्त मैथमेटिकली सिर्फ 2 ही आउटकम्स निकलकर सामने आते हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ 2। और इन्हीं 2 आउटकम्स पर पूरा रैशनल नंबर सिस्टम टिका हुआ है। अगर हम डिवीजन के मैकेनिक्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो पहला आउटकम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक जाते हैं। हाँ, इस पर्टिकुलर केस में डिवीजन का प्रोसेस एक फाइनाइट एंड तक पहुंचता है, कहानी पूरी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिमाइंडर यानी डिवीजन के बाद बचने वाला हिस्सा एक पॉइंट के बाद 0 हो जाता है। इसे थोड़ा और प्रॉपर्ली विजुलाइज करते हैं। जैसे 1/2 ले लीजिए। अगर 1 को 2 से डिवाइड किया जाए तो हम डेसिमल लगाते हैं, जिससे वो 10 बन जाता है। राइट। फिर 2 × 5 = 10, रिमाइंडर 0 हो गया, तो आंसर एक क्लीन 0.5 आया। या फिर 7/8 का फ्रैक्शन देखें। अगर स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करें तो हमें 0.875 मिलता है और उसके बाद प्रोसेस रुक जाता है। बिल्कुल, पर जो दूसरा केस है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता। इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। ओके, रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाला। सही कहा। यहाँ डिवीजन का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता, और इस लैक ऑफ टर्मिनेशन की वजह से आंसर में नंबर्स का एक स्पेसिफिक ब्लॉक एंडलेस लूप में रिपीट होने लगता है। इस रिपीटिंग पैटर्न को मैथमेटिक्स में एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन से दर्शाया जाता है, जिसे हम बार नोटेशन कहते हैं। आई रिमेंबर दैट बार लाइन। जैसे अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें, 3 × 3 = 9, रिमाइंडर बचा 1, डेसिमल लगाने से वो वापस 10 बन गया। हाँ, और फिर वही शुरू हो जाएगा। राइट। फिर से 3 × 3 = 9, रिमाइंडर वापस 1 बचा। ये तो एक एंडलेस साइकिल बन गई। आंसर हमेशा 3.333 इन्फिनिट तक जाएगा। या फिर एक बड़ा फ्रैक्शन देखें, जैसे 1/7। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर 1 को 7 से डिवाइड करें तो आंसर में 0.142857 आता है, और फिर अचानक वही लंबा ब्लॉक 142857 दोबारा शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल एक ट्रेन की तरह लगता है मुझे। एक ऐसी ट्रेन जो सिर्फ 2 ही तरह के ट्रैक्स पर चल सकती है। या तो वो अपने आखिरी स्टेशन पर आके कंप्लीटली रुक जाती है, जिसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, या फिर वो एक ऐसे ट्रैक पर पहुंच जाती है जिसका एक क्लोज्ड लूप है, और वो हमेशा के लिए उस लूप में गोल गोल घूमती रहती है। ये ट्रेन वाली एनालॉजी एक बहुत ही फंडामेंटल मैथमेटिकल रियलिटी को पॉइंट आउट करती है। एक्चुअली वो ट्रेन उस एक ही लूप में क्यों फंसी रहती है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि फ्रैक्शंस डिवाइड करने पर हमेशा रिपीट होते हैं? वेट, आई नेवर थॉट अबाउट दैट।
ऐसा क्यों नहीं होता कि डिवीजन कंटिन्यू रहे और हमेशा नए रैंडम नंबर्स आते रहें? वही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे द रूल ऑफ रिमाइंडर्स कहा जाता है। रूल ऑफ रिमाइंडर्स, इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। श्योर, इसे ऐसे समझते हैं, जब हम किसी नंबर को एक स्पेसिफिक डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, चलिए उस डिवाइजर को हम Q मान लेते हैं, तो वहां कितने अलग अलग रिमाइंडर्स पैदा हो सकते हैं। ठीक है। मैथमेटिकली सिर्फ Q-1 नॉन जीरो रिमाइंडर्स ही पॉसिबल हैं। वेट, इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। अगर हम 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डिवाइजर 7 हुआ, राइट? इसका मतलब है कि डिवीजन के दौरान जो भी रिमाइंडर्स आएंगे उन्हें 7 से छोटा ही होना पड़ेगा। यानी बचे हुए नंबर्स सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 या 6 हो सकते हैं। सही पकड़ा। 0 तो आ नहीं रहा, क्योंकि 0 आते ही डिवीजन वहीं रुक जाएगा और ट्रेन स्टेशन पर आ जाएगी। तो हमारे पास लिटरली सिर्फ 6 पॉसिबल ऑप्शंस बचे हैं। और यही मैथमेटिक्स की इनएविटेबिलिटी है। ऑप्शन सिर्फ 6 हैं, लेकिन हम डिवीजन को आगे इन्फिनिटी स्टेप्स तक ले जा रहे हैं। ओह, आई सी वेयर दिस इज गोइंग। तो एक पॉइंट आएगा जब नए रिमाइंडर्स खत्म हो जाएंगे। उन 6 ऑप्शंस में से किसी न किसी नंबर को आखिर में रिपीट होना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर लॉजिकल पाथ। ये मैथमेटिकली निश्चित है। माइंड ब्लोन। मतलब वो लूप बनना गारंटीड था। और जैसे एक रिमाइंडर दोबारा आता है, वहां से कोशेंट यानी जो हमारा आंसर आकर निकल रहा है डेसिमल के बाद, उसका पूरा ब्लॉक भी ऑटोमेटिकली रिपीट होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि रिपीटिंग ब्लॉक की लंबाई हमेशा डिवाइजर से कम होती है। जैसा अभी हमने 1/7 के केस में देखा, उसका रिपीटिंग ब्लॉक 142857 एग्जैक्टली 6 डिजिट्स लंबा है। एग्जैक्टली। इस रूल की वजह से हम बिना कैलकुलेटर के या बिना कैलकुलेशन किए ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पैटर्न बनेगा, यानी और कितना लंबा होगा। ओके, तो अगर पैटर्न का बनना एक एब्सोल्यूट गारंटी है, तो एक बड़ा सवाल आता है दिमाग में। क्या हम इस पूरे प्रोसेस को उल्टी दिशा में चला सकते हैं? उल्टी दिशा मतलब रिवर्स करना? हाँ, मेरा मतलब है अगर डिवीजन को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, तो क्या हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन इन्फिनिट रिपीटिंग डेसिमल्स को वापस उस बेसिक फ्रैक्शन में बदल सकते हैं? I mean, अनंत नंबर्स को वापस एक छोटे से P/Q फॉर्मेट में कैद करना इम्पॉसिबल लगता है? इम्पॉसिबल लगता है, पर लॉजिक और अलजेब्रा के बेसिक टूल से इसे बिल्कुल किया जा सकता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अलजेब्रिक रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ओके, साउंड्स टेक्निकल। थोड़ा सा है, पर ये सिर्फ कोई मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है, बल्कि ये इस बात का एब्सोल्यूट प्रूफ है कि नंबर वाकई में एक रैशनल नंबर है। चलिए इसे कुछ स्टेप्स में विजुअलाइज करते हैं। अगर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे 3.14, तो उसको वापस फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान है। हाँ, वहाँ तो हम बस डेसिमल को हटा देते हैं। I mean, 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो नंबर को 100 से डिवाइड कर देते हैं। 314 डिवाइडेड बाय 100। ये तो एलिमेंट्री मैथ्स हो गया। राइट। असली चैलेंज वहां शुरू होता है जहां नंबर इनफाइनाइट हो, जैसे 0.333 जो अनंत तक चलता जा रहा है। इसे एक फ्रैक्शन में वापस लाने के लिए एक बहुत ही एलिगेंट मैकेनिज्म यूज होता है। मैं सुन रही हूँ। हम इस पूरे इन्फिनिट सीक्वेंस को एक नाम दे देते हैं। चलिए इसे एक वेरिएबल x मान लेते हैं। अब ट्रिक ये है कि हमें इस डेसिमल पॉइंट को ठीक एक कदम राइट की तरफ शिफ्ट करना है। क्योंकि सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, हम इस प्योर इन्फिनिट नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल शिफ्ट हुआ और नंबर बन गया 3.333 इन्फिनिट तक। एग्जैक्टली। अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक बड़ा नंबर जिसे 10 से मल्टीप्लाई किया गया था, यानी 10x, और एक छोटा ओरिजिनल नंबर, यानी हमारा x। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है यहाँ, दोनों के पीछे की जो डेसिमल वाली टेल है ना, वो जो इन्फिनिट पूंछ है, वो एग्जैक्टली सेम है। दोनों में डेसिमल के बाद 333 अनंत तक जा रहा है। ओह वाओ! तो अगर हम उस बड़े नंबर में से छोटे ओरिजिनल नंबर को माइनस कर दें, तो वो जो अनंत लंबी रिपीटिंग टेल थी, वो तो एक दूसरे के ऊपर अलाइन होकर पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी। बिल्कुल सही। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैंसिल हो गई। लाइक बड़ा नंबर 10 टाइम्स था, उसमें से 1 टाइम माइनस किया तो 9 टाइम्स बचा, और नंबर्स में 3.33 इन्फिनिटी में से 0.33 इन्फिनिटी माइनस किया तो एग्जैक्ट 3 बचा। यस। मतलब 9x = 3 हो गया, जिसे सिंप्लीफाई करके 3/9 लिख सकते हैं,
और फाइनली 1/3 मिल जाता है। ये तो मैजिक जैसा लग रहा है। मैजिक नहीं, प्योरली लॉजिक है। और ये मैकेनिज्म कितना भी बड़ा पैटर्न हो हमेशा काम करता है। अगर पैटर्न में 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1.272727, तो हम डेसिमल को 1 की जगह 2 कदम शिफ्ट करते हैं। अच्छा, यानी नंबर को 10 की जगह 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इस बार। राइट, ताकि जब हम माइनस करें तो 2727 वाली इनफाइनाइट टेल्स वापस परफेक्टली अलाइन हो जाए। जब इनफाइनाइट टेल्स एक दूसरे को कैंसिल करती हैं तो वापस एक सॉलिड होल नंबर फ्रैक्शन सामने आ जाता है। पर एक सेकंड, क्या हो अगर रिपीटिंग ब्लॉक तुरंत डेसिमल के बाद शुरू ही ना हो, जैसे 0.2353535। यहाँ 2 एक अकेले खड़ा है और उसके बाद 35 रिपीट हो रहा है। यहाँ टेल्स को अलाइन करना तो काफी ट्रिकी हो जाएगा ना? ट्रिकी जरूर है, पर मैकेनिज्म यहाँ भी वही रहता है। बस हमें अलाइनमेंट सेट करने के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा शिफ्ट करना पड़ता है। वो कैसे? हम पहले डेसिमल पॉइंट को रिपीटिंग ब्लॉक के ठीक एंड तक ले जाते हैं। इस केस में 3 डिजिट्स शिफ्ट करने हैं तो हम नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम एक और रेफरेंस बनाते हैं जहां डेसिमल ठीक रिपीटिंग ब्लॉक की शुरुआत में हो, यानी 1 डिजिट शिफ्ट करके 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओह, आई गेट इट नाउ। तो एक नंबर बन गया जिसके एंड में 3535 वाली टेल है और दूसरा नंबर बन गया जिसके एंड में भी वही सेम टेल है। एग्जैक्टली। और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नॉन रिपीटिंग नंबर साइड में हो जाएगा और इन्फिनिटी रिपीटिंग टेल्स वापस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब पैटर्न चाहे कितना भी उलझा हुआ हो, अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसे हम हमेशा कैप्चर करके वापस फ्रैक्शन बनाया जा सकता है। सही कहा। और यही रैशनल नंबर्स की ब्यूटी है, वो कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल है। लेकिन इससे एक बहुत फंडामेंटल फिलोसॉफिकल और मैथमेटिकल डाइवर्जेंस पैदा होता है। कैसा डाइवर्जेंस? अगर हर रुकने वाली और रिपीट होने वाली ट्रेन वापस फ्रैक्शन बन सकती है तो उन नंबर्स का क्या जिनके अंदर डिवीजन के बाद कोई पैटर्न ही ना बने? अगर रिमाइंडर कभी 0 ना हो और कभी रिपीट भी ना हो, तो ना वो ट्रेन किसी आखिरी स्टेशन पर रुकेगी, ना ही किसी फिक्स्ड क्लोज्ड लूप में फंसेगी। वो ट्रेन तो बस रैंडमली अनंत दिशा में बढ़ती चली जाएगी। क्या ऐसी अनप्रेडिक्टेबल ट्रेन्स, ऐसी मिस्टीरियस लाइंस वाकई में एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें रिवर्स इंजीनियर ना किया जा सके? बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। और वहीं से द फ्रंटियर ऑफ इरेशनैलिटी शुरू होता है। इर्रेशनल नंबर्स, ये रियल नंबर सिस्टम का वो वाइल्ड हिस्सा है जिसे फ्रैक्शंस और प्रेडिक्टेबल अलजेब्रा बंद नहीं कर सकते। अनप्रेडिक्टेबल एंड वाइल्ड। हाँ, इनका डेसिमल एक्सपेंशन अनंत होता है। बस सबसे बड़ी बात, इनमें डिजिट्स कभी भी एक सेट पैटर्न में अपने आप को दोहराते नहीं है। एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग अनंत केओस। जैसे अगर हम द फेमस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को देखें, इसकी वैल्यू 1.4142136 और ये ऐसे ही आगे चलती रहती है, पर किसी भी पॉइंट पर नंबर्स का कोई सेट ब्लॉक रिपीट नहीं होता। राइट। और एक और बहुत बड़ा कांस्टेंट है जिसके बारे में लोगों में सबसे ज्यादा गलतफहमियां होती हैं। पाई। हाँ, पाई। बचपन से ही मैथमेटिक्स क्लासेस में पाई की वैल्यू की जगह हम सब 22/7 लिखते आए हैं। और क्योंकि 22 और 7 दोनों बेसिक सॉलिड इंटीजर्स हैं, लगता है कि पाई भी तो एक सिंपल फ्रैक्शन ही है। और वही तो एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। 22/7 सिर्फ पाई का एक कन्वीनियंट अप्रोक्सीमेशन है। वेट, सच में? वो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक करीबी अनुमान है ताकि इंसानों के लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो सके। असल में पाई स्ट्रिक्टली इरेशनल है। इसका एक्सपेंशन 3.14159265 बिना किसी फिक्स्ड पैटर्न या रुकावट के अनंत तक चलता ही रहता है। वाह! इसलिए इक्वेशंस में 22/7 लिखना सिर्फ एक हैक है, वो पाई की असली मैथमेटिकल रियलिटी नहीं है। ये तो दिमाग को हिला देने वाली डिटेल है। पर एक और इंटरेस्टिंग चीज सोच रही थी मैं, सिर्फ नेचुरली एग्जिस्टिंग रूट्स और पाई ही इरेशनल नहीं होते ना। हम चाहे तो खुद भी एक नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो पैटर्न जैसा तो लगे पर एक्चुअली मैथमेटिकली इरेशनल हो। बिल्कुल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे एक नंबर सोचिए, 0.10, फिर 110, फिर 1110 और ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएं। ये कंस्ट्रक्टेड इन्फिनिट पैटर्न वाला एग्जाम्पल रियलिटी को और भी क्लियर करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक सीक्वेंस तो लग रहा है देखने में। पहली बार एक 1 है, उसके बाद एक 0, फिर 2 बार 1 है, उसके बाद 0, फिर 3 बार 1 है। राइट। हर स्टेप पर एक एक्स्ट्रा 1 उस नंबर में जुड़ रहा है। ये लगातार होने वाले बदलाव का एक सिंपल रूल जरूर है, पर उस एक एक्स्ट्रा 1 के जुड़ने की वजह से पता है क्या होता है?
वो जो क्लोज्ड लूप हमें चाहिए था वो कभी बन ही नहीं पाता, क्योंकि जीरोस हर अगले कदम पर एक दूसरे से और ज्यादा दूर होते जाते हैं। एग्जैक्टली। अगर लूप ही क्लोज नहीं होगा तो हम उसके ऊपर वो बार नोटेशन ड्रॉ नहीं कर सकते, और अगर बार नोटेशन नहीं लगा सकते तो एल्जेब्रिक रिवर्सिबिलिटी काम नहीं करेगी, यानी वो फ्रैक्शन बन ही नहीं सकता। वाओ, सही पकड़ा। और इस इरैशनैलिटी से एक और काउंटर इंट्यूटिव सवाल पैदा होता है एक्चुअली। अगर इन इरैशनल नंबर्स की कोई फिक्स्ड प्रेडिक्टेबल डिजिट फॉर्म नहीं है और इनकी वैल्यूज अनंत तक जा रही हैं, तो नंबर लाइन पर इनकी फिजिकल लोकेशन कहाँ है? अरे हाँ, हम 0, 1, 2 को तो परफेक्टली मार्क कर सकते हैं ना, पर ये अनंत अनप्रेडिक्टेबल डेसिमल्स नंबर लाइन पर लाइव कहाँ करते हैं? ये तो वही बात हो गई कि एक बिल्डिंग का ठीक एड्रेस तो पता है, पर उस इन्फिनिटी को मैप पर कहाँ पॉइंट करें? क्या उनका नंबर लाइन पर कोई फिक्स्ड घर होता भी है? उनका घर बिल्कुल प्रिसाइज और तय होता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए हमें नंबर्स की बजाय ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ता है। ज्योमेट्री कैसे? किसी भी स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए एक ज्योमेट्रिक प्रोसेस होती है। जैसे स्क्वायर रूट 2 को लोकेट करने के लिए हम नंबर लाइन पर 1 यूनिट लंबा बेस बनाते हैं और उस पर 1 यूनिट लंबा राइट एंगल परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं। ओके, एक राइट ट्रायंगल बन गया। राइट। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज एग्जैक्टली स्क्वायर रूट 2 के बराबर होगा। अगर हम उस हाइपोटेन्यूज को कंपास से माप कर नंबर लाइन पर गिरा दें तो हमें रूट 2 का एग्जैक्ट सॉलिड पॉइंट मिल जाता है, भले ही उसका डेसिमल रूप अनंत हो। जो और भी ज्यादा माइंड बेंडिंग है। I mean, किन्हीं भी इस दो सिंपल रैशनल फ्रैक्शंस के बीच की स्पेस में एक्चुअली क्या होता है? उस छोटे से इंटरवल में इररेशनल नंबर्स का एक पूरा यूनिवर्स बसा होता है। स्पेस एंड डेंसिटी ऑफ नंबर लाइन का रूल ये कहता है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच, चाहे वो एक दूसरे के कितने ही पास क्यों ना हो, अनगिनत इनफिनाइट इररेशनल नंबर्स मौजूद होते हैं। अनगिनत। इसे विजुलाइज करना हो तो वही फ्रैक्शन लेते हैं 1/7 और 2/7। इनकी वैल्यूज करीब 0.14 और 0.28 के आसपास है। अगर हम इन दोनों के बीच एक बिल्कुल नया इररेशनल नंबर प्लेस करना चाहें तो हम खुद वैसा इन्फिनिट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, ट्राई कीजिए। हमें 0.14 और 0.28 के बीच रहना है, तो चलिए 0.15 से शुरू करते हैं। अब वही पुराना कंस्ट्रक्टेड पैटर्न लगाते हैं। 0.150, फिर 1500, फिर 15000। हर बार 0 की गिनती बढ़ाते जाइए। परफेक्ट। ये नंबर उन दोनों के ठीक बीच में बैठता है, पर इनफाइनाइट चेंजिंग पैटर्न होने की वजह से डायरेक्ट इररेशनल बन गया, और ऐसे हम इनफाइनाइट वेरिएशंस तैयार कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस ठीक वैसा ही है जैसे हम आजकल गूगल मैप्स पर मैप को जूम इन करते हैं। ये जूम इन वाली एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ पर, है ना? एक शहर की 2 स्ट्रीट्स देखिए, उनके बीच में पहले लगता है कि बस खाली जगह है, पर जब हम मैप पर और डीपली जूम इन करते हैं तो पता चलता है कि उन 2 स्ट्रीट्स के बीच एक नई पतली गली मौजूद है। और जब हम उस पतली गली में फर्दर जूम इन करते हैं तो अचानक से एक अनंत भूल भुलैया जैसी नई गलियों का हिडन नेटवर्क निकल आता है, जो पहले कभी वहां था ही नहीं। हमने बेसिकली इन्फिनिटी को अनकवर कर लिया। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस इन्फिनिट भूल भुलैया को मैप करने का जो ह्यूमन स्ट्रगल है वो कोई आज या कल का फिनोमेना नहीं है। इस कंटिन्यूअस स्पेस को समझने की कोशिश सहस्त्राब्दियों यानी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से चली आ रही है। इन कॉन्सेप्ट्स के पीछे एक बहुत रिच इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है। हिस्ट्री के एंगल से देखें तो लोगों ने बिना कैलकुलेटर्स और सुपर कंप्यूटर्स के इस अनंत स्पेस से लड़ाई की है। जैसे वैदिक पीरियड को ही देख लें, करीब 800 BC से 500 BC के दौरान सुलभा सूत्रास नाम के मैथमेटिकल टेक्स्ट लिखे गए थे। राइट, एंशिएंट इंडिया में। हाँ, उन लोगों ने यज्ञ वेदियों और ऑल्टर्स के कंस्ट्रक्शन के दौरान नेचुरली स्क्वायर्स के डायगोनल्स पर काम किया, और वहां उन्होंने स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू का उस दौर का सबसे सोफिस्टिकेटेड एस्टिमेट तैयार किया था। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि इन नंबर्स के पीछे एक नॉन टर्मिनेटिंग रियलिटी है। दैट्स फैसिनेटिंग। और उसके बाद जब हम एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन की तरफ देखते हैं तो आर्किमिडीज का ज्योमेट्रिकल काम सामने आता है। उन्होंने स्पेसिफिकली पाए की उस इररेशनल नेचर को क्वांटिफाई करने की कोशिश की थी। आर्किमिडीज ने कैसे किया था? उनका तरीका बहुत फिजिकल था। उन्होंने एक सर्कल ड्रॉ किया और उसके अंदर एक शेप यानी पॉलीगॉन और उसके बाहर एक शेप बनाया। फिर उन्होंने उन शेप्स के एजेस को लगातार बढ़ाया, यहां तक कि 96 साइड्स वाले पॉलीगॉन्स बना दिए। वाओ, 96 साइड्स। हाँ,
उस मैकेनिकल प्रोसेस से उन्होंने साबित किया कि पाई की एक्चुअल बाउंड्री 3.1408 और 3.1428 के कहीं बीच में फंसी हुई है। एक इन्फिनिट रहस्य को दो रैशनल बाउंड्रीज के बीच में कैद कर दिया। और क्लासिकल इंडियन मैथमेटिक्स का भी इसमें बहुत फंडामेंटल योगदान रहा है। आर्यभट्टा ने एस्ट्रोनॉमिकली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए इन वैल्यूज को और ज्यादा नैरो डाउन किया। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन तो मैसिव है। बिना किसी मॉडर्न डेसिमल पॉइंट सिस्टम के उन्होंने पाई की वैल्यू को एग्जैक्ट 4 डेसिमल प्लेसेस यानी 3.1416 तक परफेक्टली मैप कर लिया था। ये एक तरह से जनरेशंस का क्यूमुलेटिव काम था, जहां अलग-अलग सभ्यताओं ने इस नंबर लाइन के बीच की खाली जगहों को डिफाइन करने में अपना योगदान दिया। ये सही मायने में एक जॉइंट ह्यूमन एफर्ट था। इसे हमें फ्रैक्शन से आगे बढ़कर रियलिटी के उस कंटिन्यूअस फ्लूइड नेचर को समझने में मदद मिली, जो अदरवाइज हमारी डेली काउंटिंग से बिल्कुल छिपा रहता है। सही बात है। तो इस डीप एक्सप्लोरेशन को अगर हम एक थ्रेड में पिरोकर देखें, हमने शुरुआत की थी नंबर्स को सिंपली डिवाइड करने की मैकेनिक्स से। हमने ऑब्जर्व किया कि रिमाइंडर के रिपीट होने की एक मैथमेटिकल इनएविटेबिलिटी होती है। उस रूल से हमने अनंत रिपीटिंग डेसिमल्स को अलजेब्रा की मदद से जीरो आउट किया और वापस फ्रैक्शंस बनाया। राइट, अलजेब्राइक रिवर्सिबिलिटी। उसके बाद हम उस अनप्रिडिक्टेबल नॉन रिपीटिंग केओस की दुनिया में घुसे। इरैशनल नंबर्स का फ्रंटियर, जहां नंबर्स लूप्स में क्लोज नहीं होते। और आखिर में हमने देखा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस स्पेस और नंबर लाइन की हिडन भूल भुलाइयों को सेंचुरीज पहले ज्योमेट्रिकली मैप करना शुरू कर दिया था। अगर हम इन प्योर कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड फिजिकल सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करके सोचें, तो एक बहुत ही हैरान करने वाला थॉट निकल कर आता है। कैसा थॉट? हमने अभी स्टैब्लिश किया कि रैशनल नंबर्स, वो नंबर्स जिनमें पैटर्न और ऑर्डर होता है, वो काउंटेबल और प्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन इन रैशनल नंबर्स के बीच की जो जगह है, वो अनप्रेडिक्टेबल इनफिनाइट इरैशनल नंबर से एक्सपोनेंशियली ज्यादा भरी हुई है। यानी जो सिमेट्री या ऑर्डर हमें इजीली दिखाई देता है, उसके कंपैरिजन में स्पेस के अंदर अनंत गुना ज्यादा केओटिक रैंडमनेस छिपी हुई है। बिल्कुल। प्रेडिक्टेबल नंबर्स के मुकाबले बिना पैटर्न वाले नंबर्स की संख्या अनंत तौर पर ज्यादा है। तो सवाल ये बनता है, अगर हमारे आसपास की नेचर, हमारा फिजिकल यूनिवर्स और कॉस्मिक लॉज इन्हीं डीप मैथमेटिक्स पर आधारित हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि रियलिटी अपने बेसिक फाउंडेशन में एक ऑर्डर्ड सेट पैटर्न में बंधी हुई है, या फिर रियलिटी का सबसे डीपली हिडन आर्किटेक्चर एक्चुअली कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, मिस्टीरियस और रॉ इन्फिनिटी से भरा हुआ है? ओह वाओ, ये रियलिटी को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। ये हमें वापस उसी मैसिव स्काईस्क्रेपर की तरफ ध्यान खींचता है कि जिस अनसीन फाउंडेशन और ग्रिड पर पूरी रियलिटी टिकी है, उसमें सिर्फ परफेक्टली स्ट्रेट और ऑर्डर्ड स्टील बीम्स नहीं है, बल्कि एक ऐसी इरैशनल, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स भूल भुलैया बसी है जिसे पूरा कैप्चर करना कभी कंप्लीटली पॉसिबल शायद ना हो। ये वाकई में एक ऐसी चीज है जिस पर हमारे लिसनर्स खुद देर तक विचार कर सकते हैं। तो आज नंबर्स की इस गहराई को समझने का हमारा ये डीप डाइव हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं।